आज स्टार्ट करेंगे हम रिलेटेड मोमेंट ऑफ इनर्शिया से रिलेटेड कुछ थ्योरम। दो थ्योरम है, पहली है पैरेलल एक्सिस, परपेंडिकुलर। पहले देखते हैं पैरेलल एक्सिस ये क्या कहती है। हम्म पैरेलल एक्सिस थ्योरम ये कहती है कि मान लेते हैं कोई रिजिड बॉडी है और उसका इनर्शिया हमें उसके सेंटर ऑफ मास से पता है। मान लेते हैं हम्म ये सेंटर ऑफ मास है और इससे इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई सी एम, इनर्शिया फ्रॉम सेंटर ऑफ, ये हमें नून है। और हम हम्म इसका इसी बॉडी का इनर्शिया निकालने चाहते हैं किसी और एक्सिस के थ्रू जो कि पैरेलल। है, जो कि इस एक्सिस के पैरेलल है ना। इसके हम्म थ्रू इनर्शिया हम बताना चाहें। मान लेते हैं इस बॉडी का मास m है, तो ये थ्योरम कहती है कि ये जो इनर्शिया होगा इस एक्सिस के, ये होगा हम्म इनर्शिया थ्रू सेंटर ऑफ मास आई सी एम प्लस मास ऑफ द बॉडी हम्म इनटू स्क्वायर ऑफ द हम्म डिस्टेंस बिटवीन द टू पैरेलल एक्सिस। आई जो होगा वो आई सी यू एम प्लस मास ऑफ द बॉडी इनटू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस के बराबर। तो प्रूफ बहुत ठीक। आसान है। मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई मान लेते हैं ये रिजिड बॉडी एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स से बनी हुई है। यहाँ पे कोई ith पार्टिकल मान लेते हैं, उसका पोजीशन हम्म वेक्टर है वेक्टर आर आई है। और ये हम्म और क्योंकि इसको इससे ज्वाइन कर रहे हैं तो ये जो पोजीशन वेक्टर होगा ये वेक्टर ए होगा, ठीक है। अब हम जब यहाँ से इनर्शिया निकालेंगे आई, हम्म तो हमको क्या करना पड़ेगा, इस एक्सिस से हर बॉडी का पोजीशन देखना पड़ेगा। तो आई इक्वल टू क्या होगा, सिग्मा एम आर स्क्वायर जो होगा। तो यहाँ पे जो आर एम आर स्क्वायर में आर का जो स्क्वायर आएगा वो आर इस एक्सिस से होना चाहिए, ये आर होना चाहिए। हम्म तो इसको हम आई डैश कह दे रहे हैं, है ना। यहाँ पे क्या होगा, आई इनर्शिया फॉर्मूला क्या होगा, फ्रॉम दिस एक्सिस सिग्मा एम इंटू आर डैश का स्क्वायर। अब अगर हम ध्यान से देखें सिग्मा एम एम आई इंटू आर आई डैश एज अ वेक्टर क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर प्लस आर वेक्टर, जाएगा ए वेक्टर प्लस आर आई वेक्टर का होल स्क्वायर। ए प्लस बी का होल स्क्वायर खोल देते हैं तो ये आ जाएगा सिग्मा एम आई। अच्छा अगर जिसको ना पता हो बता देते हैं, वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का अगर होल स्क्वायर खोला जाए तो आता है हम्म ए मॉड ए स्क्वायर प्लस मॉड बी स्क्वायर प्लस टू प्लस मॉड ए मॉड ए बी। डॉट बी, ठीक है। ये होता है, यहाँ पे खोलेंगे तो मॉड ए स्क्वायर मॉड ए, अच्छा मॉड ए स्क्वायर को हम क्या कर सकते हैं, केवल ए स्क्वायर भी लिख सकते हैं। का आएगा ए स्क्वायर प्लस आर आई स्क्वायर प्लस ए डॉट आर आई। या मन ये केवल डिस्टेंस होती थी, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती थी। देखिए एक्चुअल में होती परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, लेकिन जब हम यहाँ वेक्टर के फॉर्म में ले रहे हैं तो फिर हमको ये नहीं सोचना है कि ये कौन सी डिस्टेंस है। पोजीशन मतलब पोजीशन हम यहाँ पे एक तो ये पॉइंट मास है, पहली बात तो पॉइंट मास से और एक्सिस से जो दूरी है जहाँ से हम को ले रहे हैं, ठीक है। तो क्योंकि हम यहाँ पे आर आई एज अ वेक्टर ले रहे हैं ना, तो ये आर आई वेक्टर ले रहे हैं, यहाँ पे हमको फिर ये नहीं सोचना है कि ये परपेंडिकुलर है या नहीं है, बन रहा है परपेंडिकुलर कि नहीं बन रहा है। और वैसे भी मतलब जिस पॉइंट से बॉडी रोटेट कर रही है उसी पॉइंट से डिस्टेंस लेना है, तो जरूरी भी नहीं है कि ये परपेंडिकुलर हो। यहाँ जब हम मोमेंट ऑफ मास निकालते हैं तो मोमेंट की डेफिनेशन में रहता तो आर परपेंडिकुलर ही है, लेकिन जब हम वेक्टर फॉर्म में लेते हैं तो फिर हमको ये नहीं सोचना होता कि इसका कितना एंगल बन रहा है एक्सिस से और उसका कंपोनेंट लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। डायरेक्ट एम आई सिग्मा एम आर स्क्वायर लगा दें हिसाब से क्या आ जाएगा। अब इसको अगर हम अंदर ऑपरेट करा दें तो हो जाएगा, देखो सिग्मा बिल्कुल इंटीग्रल की तरह होता था, ठीक है। और इंटीग्रल में जो चीज़ें आई मतलब जो चीज़ें इंटीग्रल में कांस्टेंट होती है उनको इंटीग्रेशन से बाहर निकाल लेते हैं। ऐसे ही सिग्मा जो है वो समेशन आई पे लगा हुआ, यानी जिन जिन क्वांटिटीज पे आई है वो तो वेरिएबल की तरह है और बाकी सब कांस्टेंट की तरह है। जैसे ए स्क्वायर कांस्टेंट की तरह है, जब सिग्मा एम आई ए स्क्वायर लिखेंगे तो उसमें ए स्क्वायर को एज अ कांस्टेंट बाहर निकालेंगे, सिग्मा आई एम आई अलग लिखेंगे प्लस। ऐसे ही जब इसको इससे ऑपरेट कराएंगे तो लिखेंगे सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर प्लस ए डॉट को हम बाहर निकाल लेंगे और सिग्मा आई एम आई आर आई लिखेंगे।
तो सिग्मा एम आई का सम, मतलब एम आई क्या है, एक छोटा सा पार्टिकल, और सम करेंगे तो ये पूरे जितने भी बॉडीज के पार्टिकल है सबको सम करना है। जब सारे पार्टिकल के मास को सम करेंगे तो इसका टोटल मास आ जाएगा कैपिटल एम। ये हो जाएगा सिग्मा एम आई की वैल्यू कैपिटल एम ए स्क्वायर प्लस सिग्मा आई एम आर आई स्क्वायर। अगर इसको ध्यान से देखो इस पोर्शन को, ठीक है, तो अगर हम सिर्फ इस ICUM निकालते तो इसका फॉर्मूला यही तो होता, सिग्मा एम आई आर आई स्क्वायर, ठीक है। तो ये पूरा हमारा ICUM हो गया, यानी ये पार्ट हो गया ICUM प्लस, और ये पार्ट जीरो हो जाएगा, क्यों? क्योंकि मोमेंट ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास इज ऑलवेज जीरो। इसी को स्टार्ट करके हमने सेंटर ऑफ मास की डेफिनेशन बात बताई थी कि मोमेंट हाँ ऑफ मास फ्रॉम सेंटर ऑफ मास का जो सम होता है वो हमेशा जीरो होता है। ये पार्ट जीरो हो जाएगा, इससे आई इक्वल टू ये थ्योरम। अगर हम यहाँ पे वेक्टर ना लेते तो दिक्कत यही आती, अगर हम वेक्टर ना लेते तो यहाँ पे वेक्टर एम आई आर आई एज अ वेक्टर ना आता। अगर ये वेक्टर ना होता तो इसको हम जीरो नहीं कह सकते। अगर हम ये पूछें कि क्या क्या एम आई आर आई जीरो होगा, तो आंसर है नहीं, ये जीरो नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर आई तो स्केलर क्वांटिटी हो गई, स्केलर क्वांटिटी का सिग्मा सम करके एम जीरो आई नहीं आर होगा, आई वेक्टर क्वांटिटी का कैलकुलेशन सम करके जीरो हो जाता है। इसलिए क्योंकि एक वेक्टर अगर इस डायरेक्शन में तो कोई ना कोई रैंडम क्वांटिटी में कोई ना कोई दूसरा वेक्टर होगा जो इसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। इस सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे वेक्टर्स, सेंटर ऑफ मास के अबाउट सारे पार्टिकल्स मतलब ऐसे हिसाब से डिस्ट्रीब्यूट होते हैं कि सेंटर ऑफ मास पे ही सेंटर पड़े, तो सारे पार्टिकल्स एक ही तरफ नहीं होंगे, कुछ इधर होंगे तो कुछ अपोजिट भी होंगे। इसलिए सेंटर ऑफ मास के अबाउट जो वेक्टर होता है, वेक्टर आर, उनका सम जीरो होगा, ठीक है। लेकिन स्केलर का सम जीरो नहीं होगा, इसलिए यहाँ पे हम स्केलर लेके नहीं चल सकते हैं, वेक्टर लेके ही चलना पड़ेगा। इस डेफिनेशन में वेक्टर होता भी है, ठीक है। ये थ्योरम, अगली थ्योरम देखते हैं। अगली है परपेंडिकुलर एक्सिस, परपेंडिकुलर तो मान लेते हैं कोई बॉडी है, ये मान लेते हैं कोई प्लेनर बॉडी है, मतलब जरूरी नहीं प्लेनर हो, लेकिन हम इस पे प्लेन मान लेते हैं कोई बॉडी है बस। इसकी इस बॉडी के किसी प्लेन पे दो एक्सिस मान लेते हैं, इस बॉडी के प्लेन पे हम दो एक्सिस मान लेते हैं, मान लेते हैं एक एक्सिस ये है और ये एक्सिस, ये दोनों एक्सिस एक्स और वाई इस बॉडी के प्लेन पे हैं, और इन दोनों एक्सिस एक्स और वाई पे इनर्शिया मुझे पता है। मान लेते हैं एक्स एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आई एक्स है, वाई एक्सिस के अबाउट इनर्शिया आई वाई है, और ये दोनों एक्सिस एक दूसरे परपेंडिकुलर। फिर से समझ लेते हैं, कोई बॉडी है जिसका मास मान लो m है, उस बॉडी के किसी प्लेन पे, जरूरी नहीं वो बॉडी प्लेनर हो, मान लेते हैं वो कोई बॉडी 3D भी हो सकती है, लेकिन 3D बॉडी का आपने प्लेन कट कर लिया, और उस प्लेन पे के दो एक्सिस जो एक दूसरे के परपेंडिकुलर है, उन पे आपको इनर्शिया पता है आई एक्स और आई वाई है। तो जो तीसरी एक्सिस होगी जो इन दोनों के ही परपेंडिकुलर होगी, मान लेते हैं एक और एक्सिस है जेड एक्सिस, तो इन दोनों के परपेंडिकुलर है, ठीक है। और इसके अबाउट इनर्शिया हमें पता करना है आई जेड, ये पता करना है। तो ये जो आई जेड होगा ये एक्चुअल में आई एक्स प्लस आई वाई, और इसका प्रूफ भी बहुत आसान है। मान लेते हैं यहाँ पे कोई पार्टिकल है, ith पार्टिकल का मास है एम आई और इसका पोजीशन है आर आई वेक्टर, ठीक है। तब हम यहाँ से परपेंडिकुलर डालेंगे, मान लेते हैं ये डिस्टेंस x हो, ठीक है, और इधर से परपेंडिकुलर डालें पे मान लेते हैं ये डिस्टेंस हमारी y हो। अच्छा, क्योंकि पॉइंट यही है, अगर हम आई जेड को एक्सेस माने, तो अगर हम आई जेड को एक्सेस मानते हुए इनर्शिया निकालें तो आई जेड का फॉर्मूला होना चाहिए सिग्मा आई एम आई आर आई वेक्टर का स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। किसी वेक्टर का स्क्वायर मतलब उसका मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, तब किसी वेक्टर का स्क्वायर जब हम कहते हैं इसका मतलब ये है कि वो उसके मैग्नीट्यूड का स्क्वायर है, ठीक है। तो हम ये लिख सकते हैं सिग्मा आई एम आई आर आई स्क्वायर मतलब मॉड ऑफ आर आई का स्क्वायर है, और सिग्मा आई एम आई हम जानते हैं किसी वेक्टर, अगर वेक्टर आर हमारा एक्स आई प्लस वाई जे है, कि यहाँ पे आर आई देखो, आर आई इस प्लेन में हमने माना है
तो ये आर आई वेक्टर जो है एक्स आई प्लस वाई जे होगा, क्योंकि एक्स डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर आई कैप होता है और वाई डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर जे कैप होता है। तो आर आई वेक्टर जो होगा एक्स आई कैप और वाई आई जे कैप होगा। मान लेते हैं ये एक्स आई है और ये वाई आई है, मतलब ith पार्टिकल के लिए एक्स और वाई कंपोनेंट। तो आर आई वेक्टर की तो इसका मैग्नीट्यूड क्या होना चाहिए, इसका मैग्नीट्यूड होना चाहिए अंडर रूट एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। और यहाँ पे हमको स्क्वायर में वैल्यू लिखनी है तो रूट आएगा नहीं, तो ये हो जाएगा एक्स आई स्क्वायर प्लस वाई आई स्क्वायर। तो जब अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो सिग्मा आई एम आई एक्स आई स्क्वायर प्लस सिग्मा आई एम आई स्क्वायर बन जाएगा। अब ये जो वैल्यू बनी है ये हमारा आई वाई है। एक्चुअल में देखो वाई एक्सिस से एम की जो डिस्टेंस है वो एक्स आई है। अच्छा, वैसे तो हम आई एक्स लिखते आई वाई लिखते कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये आई वाई है। और एम आई वाई आई स्क्वायर देखो ये डिस्टेंस वाई आई के बराबर है, ये इनर्शिया फ्रॉम एक्स एक्सिस हो गया, ये आई एक्स है। आई जेड इक्वल टू हो गया आई वाई प्लस आई एक्स। अब इन दोनों थ्योरम को इम्प्लीमेंट करके एक प्रॉब्लम करें। जैसे हमारा डिस्क है, हमारी डिस्क है का सेंटर ये है। अब ये जो एक्सिस है ये एक्सिस इसके प्लेन के परपेंडिकुलर है, एक्सिस प्लेन के परपेंडिकुलर इसके सेंटर से जा रही है। इसी को हमने कहा है ICOM और इससे इनर्शिया हमें पता है mr स्क्वायर बाई 2 लास्ट टाइम पे कैलकुलेट किया था। अब हमको इसकी डायमीटर के थ्रू इनर्शिया बताना है। तो मान लेते हैं कि कोई भी डायमीटर, देखो सर्कल की कोई डायमीटर स्पेसिफिक डायमीटर की बात नहीं की गई और स्पेसिफिक डायमीटर हो भी नहीं सकती क्योंकि सारी डायमीटर इसकी एक जैसी हो। तो मान लेते हैं कोई एक डायमीटर है ये, ठीक है, इसके अबाउट मुझे इनर्शिया पता करना है आई। अच्छा, अगर हम एक और डायमीटर मान लें ये जो इस डायमीटर के परपेंडिकुलर हो तो इससे भी इनर्शिया आई होगा क्योंकि सारी डायमीटर्स में एक जैसी होती। अब परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर लगाओ तो ICOM होना चाहिए, IZ है वो IX प्लस IY के बराबर होना चाहिए। तो समझो IX, तो समझो IY, इसको समझो IZ। तो IZ होना चाहिए तो IX प्लस IY के बराबर होना चाहिए, यानी I प्लस I के बराबर होना चाहिए। ICOM हमारा mr स्क्वायर बाई 2 ऑलरेडी है, तो ये 2I हो जाएगा तो I की वैल्यू हो जाएगी mr स्क्वायर बाई, ठीक है। डायमीटर के अबाउट आ गया। अब टेंजेंट पैरेलल टू डायमीटर का मतलब क्या है, मतलब कुछ ऐसा, एक ये एक्सिस है, अब ये टेंजेंट की तरह भी वर्क कर रही है और ये डायमीटर के पैरेलल है, ठीक है। तो ये हाथ पंखे की तरह नहीं हो गया बिल्कुल। तो इससे इनर्शिया मान लो I डैश है, तो I डैश कितना होना चाहिए। अब देखो ये एक्सिस इस आई के इसके पैरेलल है ना, तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा दो और इन दोनों के बीच का सेपरेशन कितना है r है और इसका मास टोटल मान लो कैपिटल M है। तो I डैश जो है वो I प्लस mr स्क्वायर होना चाहिए। I डैश हो जाएगा I कितना आया mr स्क्वायर बाई 4 प्लस mr स्क्वायर, यानी I डैश की वैल्यू आ जाएगी 5 mr स्क्वायर बाई 4, ठीक है। और तीसरा मैंने जो बोला है वो ये है कि एक ऐसी टेंजेंट है जो इस ICOM के परपेंडिकुलर है, मतलब ऐसी टेंजेंट है, ये तो एक टेंजेंट कहलाएगी, ठीक है। दो तरीके की टेंजेंट होती है, एक प्लेन, तब ये समझो ये प्लेन में है इसके, ये टेंजेंट इसके प्लेन में है और ये टेंजेंट इस जिसके परपेंडिकुलर प्लेन में, ठीक है ना। तो इस टेंजेंट इससे आई डबल डैश मान लो है, आई डबल डैश का वैल्यू क्या होगा। अब जो आई डबल डैश है वो देखो ICOM के पैरेलल है, तो इसके लिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, ICOM प्लस M इंटू इन दोनों के बीच का डिस्टेंस भी R ही होगा, रेडियस के बराबर mr स्क्वायर। आई डबल डैश हो जाएगा ICOM कितना है mr स्क्वायर बाई 2 प्लस mr स्क्वायर, आई डबल डैश हो जाएगा 3/2 r स्क्वायर। ये हमारा आगे देख, अरे मास मैंने 7m ले लिया है। ठीक है, हम करके दिखाते हैं। ठीक। यहाँ पे 7 कॉइन है, सातों कॉइन एक दूसरे को ऐसे टच कर रहे हैं, ठीक है ना, एक सेंटर में कॉइन है। अब अगर हम ध्यान से देखें, मान लेते हैं एक सिंपल डायग्राम बनाते हैं, एक कॉइन सेंटर में है, ठीक है, और एक इसके कॉइन एडजेसेंट है, ठीक है। तो ये जो एडजेसेंट कॉइन है इस वाले को देखो, ऐसे 6 कॉइन है, फिलहाल हमने एक को बनाया। इस कॉइन का खुद का इनर्शिया मान लेते हैं, इस कॉइन को हम नाम दे देते हैं नंबर 1 कॉइन,
इस नंबर 1 कॉइन का खुद का इनर्शिया क्या होगा इसके खुद की एक्सिस से? आई mr square by 2 हाँ I1 फ्रॉम इट्स सेंटर ऑफ मास जो होगा वो होगा mr स्क्वायर बाई 2 होगा। रेडियस स्मॉल आर गिवन है तो स्मॉल आर मान लेते हैं r स्क्वायर बाई 2। फिर ये इस एक्सिस आपस में कनेक्टेड है कि नहीं है? हाँ सब आपस में टच कर रहे हैं, बन नहीं पाया। नहीं, हाँ ज्वाइन कनेक्टेड का मतलब फिक्स मैं पूछा हूँ, नहीं मतलब फ्री टू मूव तो नहीं अपने एक्सेस पे। नहीं, फ्री टू मूव हो ना हो उससे कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। ओके। ये इनर्शिया कोई ऐसी क्वांटिटी नहीं है कि जब कोई बॉडी रोटेट कर रही होगी तभी इनर्शिया होगा, नहीं तो इनर्शिया जीरो होगा। मोमेंट ऑफ इनर्शिया तो हमेशा रहेगा, उसका पे थोड़े ना डिपेंड है, ठीक है। तो ये इनर्शिया आई स्वयं ये होगा। अच्छा इस एक्सिस पे इनर्शिया इसको निकाले तो ये तो ये इसको हम केवल I1 कह दे रहे। तो अगर हम I1 निकाले तो क्या होगा mr स्क्वायर बाई 2, ये इनर्शिया प्लस इन दोनों के बीच का डिस्टेंस r होगा, है ना। ये r है और ये भी r है, आएगा प्लस m मास इंटू 2r का स्क्वायर। क्या आ जाएगा सॉल्व करके 4r स्क्वायर टू यानी कि 5mr स्क्वायर बाई आ जाएगा। अब ऐसे 6 कॉइन है इसके चारों, टोटल नहीं इनर्शिया नहीं 9/2 होगा ना। अच्छा क्यों यहाँ 4 आया? अच्छा हाँ हाँ 4 to 8 सर, सॉरी 9/2, ठीक है। अब जो टोटल इनर्शिया आई होगा सोचो, ऐसे 6 कॉइन्स है इसके चारों, तो 6 टाइम्स दिस I1 प्लस और इस कॉइन का खुद का भी तो लेंगे जो कि mr स्क्वायर बाई 2 होगा, क्योंकि ये जो एक्सिस है जिसपे हमको निकालना है ये तो इसके खुद के सेंटर से ही जा रही है, ठीक है। ये होना चाहिए, तो I इक्वल टू होना चाहिए 6 इंटू 9mr स्क्वायर बाई प्लस mr स्क्वायर बाई, I इक्वल टू हो जाएगा 2 ले लो 6 9 54 प्लस 1 5 mr स्क्वायर, ठीक है। क्लियर है? अगला देखते हैं। अच्छा मैं प्रॉब्लम ये है कि एक डिस्क है, डिस्क का रेडियस है कैपिटल R, उसका मास है कैपिटल M, इसका टोटल मास M है और इसका रेडियस जो है स्मॉल r दिया हुआ है, स्मॉल r है, रेडियस स्मॉल। अब इससे हमने क्या किया, एक और इससे डिस्क कट करके बाहर निकाल लिया। जब हमने डिस्क कट किया तो उसका डायमीटर r रखा, यानी कि जो डिस्क हमारी कट होगी इससे कुछ ऐसी होगी। डिस्क हम कट करेंगे ऐसी होगी, ये कट होगी, ठीक है। और ये कट करके निकाल लिया। अच्छा इसका इस पूरी बॉडी का जो पहले बॉडी है उसका सेंटर O है, हमको इनर्शिया O से ही बताना, तो जो बचा हुआ पार्ट है उसका इनर्शिया अबाउट O क्या होगा ये बता, ठीक है। और ये पार्ट कट कर लिया मैंने, तो जो पार्ट कट कर लिया है उसका मास थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं स्मॉल m है और इसका मास कैपिटल M। ये बात तो क्लियर है कि जो स्मॉल m का रेशियो कैपिटल M से अगर हम पूछें तो, क्योंकि देखो डिस्क में क्या है हमने यहाँ लिखा नहीं है लेकिन क्वेश्चन में लिखा रहता है कि एक यूनिफॉर्म डिस्क है, तब डिस्क कैसी है, इसकी थिकनेस हर जगह सेम है, तो हम ये कह सकते हैं कि मास एरिया के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। तो हम सीधे सीधे ये कह सकते हैं कि मास जो है स्मॉल m जो होगा वो इसके एरिया के प्रोपोर्शनल होगा, मान लेते हैं A डैश, और कैपिटल M जो होगा वो टोटल एरिया के प्रोपोर्शनल होगा। स्मॉल m बाई कैपिटल M क्या होगा, A डैश का एरिया कितना होगा पाई, इसका रेडियस है, इसका डायमीटर r है तो इसका रेडियस है r बाई 2, पाई r स्क्वायर बाई 4, और नीचे टोटल एरिया पाई कैपिटल पाई r स्क्वायर है, यानी कि जो स्मॉल m है वो एक्चुअल में कैपिटल M बाई 4, यानी जो पार्ट मैंने कट किया है उसका मास बाई 4, ठीक है। बचे हुए पार्ट का इनर्शिया बताना है, बचे हुए पार्ट के इनर्शिया को हम मान लेते हैं I डैश है, मान लेते हैं बचे हुए पार्ट के इनर्शिया को हम I डैश कह देते हैं, इस एरिया को हम A1 कहते हैं, ओके। तो हम इस प्रॉब्लम को ऐसे डील करते हैं कि मान लेते हैं कि ये वाला जो पार्ट है, जो बचा हुआ पार्ट है I डैश में, और ये वाला जो बॉडी है ये डिस्क जब इसमें बैठा देंगे, है ना, इसका इनर्शिया मान लेते हैं I1 है, ठीक है। जब हम इस बचे हुए पार्ट में इसको बैठा देंगे तो टोटल हमारी पूरी डिस्क मिल जाएगी I, ठीक है ना। ये पूरी डिस्क है का इनर्शिया I है, हमको इस बचे हुए पार्ट का इनर्शिया बताना है, और ये वाला पार्ट निकाल दिया। तो हम ऐसे सोचते हैं कि हमारे पास जो पहले से बॉडी थी वो ऐसी थी कटी हुई, का इनर्शिया I डैश था, वो हमें पता करना है। उसमें जब हम ये डिस्क वापस से ऐड कर देंगे तो कंप्लीट डिस्क मिल जाएगी जिसका इनर्शिया I है,
आई इक्वल टू आई डैश प्लस आई वन होना चाहिए। अब सारे इनर्शिया मुझे इसी एक्सिस से लेने हैं क्योंकि क्वेश्चन में इसी एक्सिस से पूछा गया है। ठीक है, आई जो होगा वो होगा हमारा एम आर स्क्वायर बाई टू इक्वल टू आई डैश हमें पता करना है प्लस आई वन क्या होगा, तो आई वन इसका खुद का जो इनर्शिया होगा पहले इसके सेंटर से निकाला जाएगा। ठीक है, और फिर इससे इनर्शिया निकालना है ना इस वाली एक्सिस, इसमें हम पैरेलल एक्सिस लगाएंगे, तो पहले इसके खुद के सेंटर से इसका जो इनर्शिया होगा वो होगा इसका मास ऑल एम इंटू इसकी रेडियस आर बाई टू का स्क्वायर का हाफ। फॉर्मूला होता है एम आर स्क्वायर बाई टू, तो एम और ये पूरा इसका आर हो गया स्क्वायर और बाई टू इसके मास। ठीक है, तो मास m by 4 नहीं रखेंगे? हाँ अभी स्मॉल एम में रखे रहे ना, अभी हम स्मॉल एम की वैल्यू कैपिटल एम के टर्म में लिख लेंगे। चलो अभी से लिख लेते हैं, स्मॉल एम की जगह कैपिटल एम बाई 4 और हाफ और, ठीक है, प्लस एम आर स्क्वायर और, तो प्लस एम कितना है एम बाई 4 आर स्क्वायर मतलब इन दोनों के बीच की डिस्टेंस जो कि आर बाई 2 है। ठीक है, एम आर स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू आई डैश प्लस सॉल्व करने पे क्या आएगा 3 बाई 2 एम बाई 4 इंटू आर स्क्वायर बाई कैपिटल आर स्क्वायर बाई 4 आएगा। चलो हमने क्या किया, ये पूरा कॉमन लिया, तो इसको सॉल्व करके आएगा आर स्क्वायर बाई 4 और 1 बाई 2 प्लस 1 3 बाई 2। अब इसको आई डैश की वैल्यू एम आर स्क्वायर बाई 2 माइनस 3 एम आर स्क्वायर बाई 4 प्लस 16 32 डैश हो जाएगा एम आर स्क्वायर कॉमन 1 माइनस 3 बाई 16 इन, ठीक है, कितना मतलब 13 आई डैश आ जाएगा 13 एम आर स्क्वायर बाई 30। क्या आंसर है देर है। अब देखो एक इम्पोर्टेंट नोट देखो, इनर्शिया अगर किसी एक्सिस पे निकालना है हमें किसी बॉडी का, ठीक है, तो कभी कभी क्या होता है ऐसे शेप आ जाते हैं जिनका इनर्शिया हमने नहीं पढ़ा होता है, लेकिन उन शेप को जब हम स्पेसिफिक डायरेक्शन से देखते हैं, मतलब ऐसा नहीं कि हम उसको स्पेसिफिक डायरेक्शन से जानबूझ के देख रहे हैं, इस एक्सिस के अबाउट उसका इनर्शिया निकालना है, उस एक्सिस से जब उस स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट को देखा जाता है तो किसी ऑब्जेक्ट से मैच करता हो, और जिससे वो मैच करता होता है उसी का वो इनर्शिया का फॉर्मूला बन जाता है। एग्जाम्पल के लिए ये पहला पॉइंट समझो, जैसे एक रॉड है, रॉड ऐसी होती है, ठीक है ना, इस रॉड की मान लो रेडियस कैपिटल आर है, लेंथ कैपिटल एल है, ठीक है, अब इसका इनर्शिया इसके सेंटर से कुछ होगा, मान लेते कुछ भी होगा, अभी हम उस पर नहीं जा रहे कि क्या है, कुछ है इसके अबाउट कुछ इसका इनर्शिया है, लेकिन अगर हम इसका इनर्शिया इस एक्सिस से पूछें ये, तो इसके मान लेते हैं इसकी एक्सिस जो है वो ये हो, तो नाम दे देते हैं I1, और हम पूछे I1 से इसका इनर्शिया क्या है, तो अगर तुम ध्यान से देखो, अगर रॉड को तुम I1 से देखोगे सामने से तो तुमको एक डिस्क दिखेगा, दिखेगा कि नहीं दिखेगा, ठीक है, और डिस्क का इनर्शिया क्या होता है इसकी एक्सिस परपेंडिकुलर I इक्वल टू एम आर स्क्वायर बाई 2 होता है ना, तो तुम देखोगे कि इसका इनर्शिया I1 भी एम आर स्क्वायर बाई 2 ही होता है, ठीक है, भले ये शेप अलग है, ये डिस्क नहीं है, लेकिन जिस एक्सिस से इसको देख रहे थे, जिस एक्सिस से इसका इनर्शिया निकालना था, उस एक्सिस से ये डिस्क जैसा दिख रहा था, ये डिस्क ही लग रहा था, इसलिए इसका डिस्क वाला फॉर्मूला है। क्लियर है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात, इसी को थोड़ा और इम्प्लीमेंट करते हैं, ठीक है, ये तो देखने वाली बात हो गई। अभी कभी कभी क्या होता है कि किसी बॉडी को देखने पे वो उसका शेप नहीं समझ में आ रहा होगा, लेकिन जब उसको हम रोटेट करेंगे, मतलब वैसे तो इनर्शिया रोटेशन पे डिपेंड नहीं करता है कि एंगुलर स्पीड ये होगी तो इनर्शिया ये आएगा, लेकिन हम क्या करेंगे, हम उसको एक तरीके से हाइपोथेटिकली सोचेंगे मन में कि ये अगर रोटेट कर रहा होता तो इसका शेप क्या आएगा, तो जो भी उसका शेप आएगा रोटेट करने पे हाइपोथेटिकली, उस शेप का जो इनर्शिया होगा वही उसका इनर्शिया फॉर्मूला होगा। एग्जाम्पल के लिए देखो, मान लेते हैं ये एक हमारा ऐसे आर रेडियस का एक सेक्टर है, और इस सेक्टर का मास मान लो कैपिटल एम है, ठीक है, अब इस सेक्टर से हमें इनर्शिया इसका इस सेक्टर का निकालना है अबाउट एन एक्सिस आई, और ये एक्सिस जो है ना वो परपेंडिकुलर है,
इस सेक्टर के प्लेन के। अब हम पूछ रहे हैं इसका इनर्शिया क्या होगा, आई क्या होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मन में सोचे, हाइपोथेटिकली सोचे कि इसको हम रिवॉल्व कर दें, तो क्या ये रिवॉल्व करके एक जो है डिस्क नहीं हो जाएगा? सोचो, जैसे पंखा, हाँ। पंखे को जब रिवॉल्व करते तो डिस्क जैसा दिखता है कि नहीं दिखता है? हम्म। तो इसका इनर्शिया डिस्क का ही होगा, जो डिस्क का फॉर्मूला होता है mr²/2। क्लियर है? ओके। ठीक है, यानी कि ऐसे हम क्वेश्चन दे सकते हैं कि मान लेते हैं एक डिस्क है, ठीक है, जिसका मास कैपिटल एन था और इसका इनर्शिया आई है मान लेते हैं। अब हमने क्या किया, इसी डिस्क के को ऐसे इस पे जो है मतलब इसको फोल्ड कर दिया, एक बार ऐसे, फिर एक 2-3 बार फोल्ड करके ऐसा बना दिया, ठीक है। अब इनर्शिया जो आ रहा है उसका और अभी पहले जो इनर्शिया था उन दोनों का रेशियो क्या होगा? सेम होगा, 1। सेम होगा, 1 रेशियो रहेगा। क्यों? क्योंकि अच्छा, लेकिन अगर ऐसे कह दे कि इसका एक डिस्क का इसका एक पार्ट कट कर लिया, ठीक है, और तो वो फिर उसका जो इनर्शिया आएगा आई, उसका इससे रेशियो निकालेंगे, तो भी एक्चुअल में तो फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन मास। क्योंकि पार्ट कट किया तो मास अलग किया है ना मैंने, तो उस हम्म। मास अलग करने की वजह से रेशियो कुछ डिफरेंट आ जाएगा, लेकिन फॉर्मूला वही रहेगा, ठीक है, फॉर्मूला यही रहेगा, ठीक है। तो ये 2 पॉइंट याद रखना, इससे भी कभी कभी क्वेश्चन बन सकता है। आगे बढ़ते हैं, टॉपिक है हमारा एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या है? एंगुलर मोमेंटम सीधे सीधे डेफिनेशन कहें, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम। लीनियर मोमेंटम का जो मोमेंट है कॉल्ड एंगुलर मोमेंटम, इसी को हम एंगुलर मोमेंटम। एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लेते हैं ये कोई बॉडी है, अब ये बॉडी मूव कर रही है किसी डायरेक्शन में, मान लेते हैं इसका मोमेंटम p है, और ये बॉडी किसी पॉइंट पे पाइवोटेड है, या फिर अगर ये पाइवोटेड नहीं भी है, हमारा कोई पॉइंट है ऑब्जर्वेशन का पॉइंट ओ, यहाँ से हम इसको ऑब्जर्व कर रहे हैं, ठीक है। तो हमारे लिए देखो, हमारे लिए मान लेते हैं ये बॉडी पहले यहाँ कहीं थी, तो हमारे लिए बॉडी पहले सामने थी, हम इसको ऐसे देख रहे थे सामने, फिर ये बॉडी अपना सीधे ही जा रही है, ठीक है। फिर जब ये आगे चली गई तो हम इसको ऐसे देख रहे हैं, तो हमारे लिए तो देखो एंगल में चेंज आ रहा है कि नहीं आ रहा है? यानी हमारे लिए एंगुलर डिस्प्लेसमेंट हो रहा है, भले बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, बॉडी लीनियर मोशन कर रही, बॉडी कोई रोटेशनल मोशन ट्रांसलेशनल मोशन नहीं कर रही है, लेकिन हमारे लिए एंगल में चेंज आ रहा है, क्योंकि मान लेते हैं थोड़ी देर पहले बॉडी यहाँ पे थी, जब हम पहले देख रहे थे तो बॉडी यहाँ थी, फिर वो आगे आई, तो हमारे लिए एंगल चेंज हो रहा है ना। हम ऐसे आँख से देखें या हम अपने सर से देखें, तो सर को तो हम ऐसे चेंज कर रहे होंगे ना, कि कोई गाड़ी मेरे सामने जा रही है तो हम उसको देखेंगे तो पीछे से ऐसे सर आते हुए देख नहीं रहे होंगे, बोलो। तो एंगल में चेंज आ रहा है, यानी कि हमारे रिस्पेक्ट में इसमें एक रोटेशनल मोशन हो रहा है ना। तो इसलिए हमारे रिस्पेक्ट में मतलब हर कोई भी पॉइंट के रिस्पेक्ट में उसमें क्या होगा, एक एंगुलर मोमेंटम होगा। एंगुलर मोमेंटम क्या है? का जो लीनियर मोमेंटम है ना, टी एज अ वेक्टर, उसका हमको मोमेंट निकालना है। और जब भी वर्ड आए मोमेंट ऑफ, जब भी वर्ड मोमेंट ऑफ आए मतलब आर से क्रॉस प्रोडक्ट कर, ठीक है। तो एंगुलर मोमेंटम है, एल वेक्टर कह दो या जे वेक्टर कह दो, वेक्टर कहते हैं, ये क्या होता है, आर क्रॉस पी होता है, ठीक है। ठीक है। अब देखो आर क्या है, आर हमारा पोजीशन वेक्टर है, मतलब जैसे इस समय आपको एंगुलर मोमेंटम निकाल, मान लेते हैं इस समय हम कहें कि इस समय इसका एंगुलर मोमेंटम ओ के अबाउट क्या था, तो ये हमारा आर वेक्टर हो जाएगा, आर वेक्टर क्रॉस पी हो जाएगा। अब हम जानते हैं कि क्रॉस प्रोडक्ट जब खोलते हैं तो क्या आता है, अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते तो क्या होता है बताओ? अगर हम इसका मैग्नीट्यूड लेते, मैग्नीट्यूड ऑफ एल निकाल रहे होते तो क्या आता, मैग्नीट्यूड ऑफ आर, मैग्नीट्यूड ऑफ पी साइन थीटा आता ना, कि ए क्रॉस बी का जो मॉड होता है, ए क्रॉस बी का जो मैग्नीट्यूड होता है मॉड ए मॉड बी साइन थीटा, ठीक है। तो अब अगर हम ध्यान से देखें इस डायग्राम को ही अपना रेफरेंस मान लेते हैं कि ये बिल्कुल यहाँ से इसकी लाइन ऑफ एक्सिस, ये मान लेते हैं 90 डिग्री एंगल हो और ये एंगल थीटा हो, ठीक है, एंगल हमारा क्या हो, थीटा हो। अच्छा, ये जो आर वेक्टर है तो अगर हम आगे बढ़ाएं,
यही तो आर वेक्टर था। आर वेक्टर या ये थीटा छोड़ो, ये अगर आर वेक्टर है और ये पी वेक्टर है, आर और पी के बीच का एंगल ही तो थीटा होगा। अगर यहाँ पे आर क्रॉस पी में हम मॉड ए मॉड बी साइन थीटा लिख रहे हैं भाई, ए वेक्टर इधर की ओर हो और बी वेक्टर इधर की ओर हो और ए और बी के बीच में एंगल थीटा हो, तभी तो हम ए क्रॉस बी को हम ऐसे लिखेंगे, यहाँ पे साइन थीटा आएगा, तो जो थीटा आएगा वो ए और बी के बीच का एंगल होगा। ठीक है, तो ये एंगल होगा थीटा। अब अगर ध्यान से देखो तो ये एंगल थीटा है, तो ये एंगल भी थीटा होना चाहिए, ये वाला। ठीक है, और अगर हम ये आर वेक्टर के ये आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड यहाँ से यहाँ तक के जो वही तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड होगा ना। तो ये बात समझ आ रही है भाई, अगर ये वेक्टर आर है तो ये लेंथ ही तो आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड है और ये एंगल थीटा है। तो अगर हम आर साइन थीटा को एक साथ ले लें तो क्या हम ये नहीं देख पा रहे कि ये जो लेंथ है यहाँ से यहाँ तक, ये हमारी आर वेक्टर का मॉड कॉस थीटा है और ये डिस्टेंस हमारी आर वेक्टर का मॉड साइन थीटा है कि नहीं है? चलो, हाँ। और ये जो डिस्टेंस आर वेक्टर का मॉड साइन थीटा है, इसी को हम बाद में कह देते हैं आर परपेंडिकुलर। क्या कह देते हैं? आर परपेंडिकुलर। एल का जो मैग्नीट्यूड जो बनता है, एल वेक्टर का मैग्नीट्यूड होता है आर परपेंडिकुलर इंटू पी वेक्टर का मॉड। ठीक है, बाद में हम इसी को सिंपली ये लिखते हैं, सिंपली लिखते हैं इसको क्या, एल इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू पी। जब हम स्केलर फॉर्म में निकालते हैं तो इसके ऊपर वेक्टर लगा के फिर मॉड नहीं लिखते हैं, मतलब यही होता है। यानी कि हम क्या कहते हैं, हम यही तो डेफिनेशन देते हैं कि जो लीनियर मोमेंटम है उसकी जो लाइन ऑफ एक्सिस है उस पे पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन या पॉइंट जिस पॉइंट से आपको मोमेंट वो निकालना है, क्या बोलते हैं, एंगुलर मोमेंटम, वहां से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ले, नहीं तो हम कहते हैं। ठीक है, इसी को हम आर परपेंडिकुलर कह देते हैं, क्योंकि तो मेन फॉर्मूला ये है लेकिन उससे ये बन गया। तो अगर हमें इसको ध्यान रखना है कि अगर हम स्केलर फॉर्म में एल निकाल रहे हैं, मान लो हम स्केलर फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, हम वेक्टर फॉर्म यूज नहीं कर रहे हैं, तो हमें पी वेक्टर की डिस्टेंस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ पोजीशन पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेनी है, या ये कहते हैं शॉर्टेस्ट डिस्टेंस लेनी है। क्लियर है? ठीक है। ठीक है, अच्छा इसी में एक चीज और है, अगर हम पी को एक चीज इसको और देख सकते हैं, इसी डायग्राम को हम फिर से बताते हैं, एक मिनट। इसी डायग्राम को मैंने फिर से यहाँ बनाया, इसमें एक चीज और समझ सकते हैं कि अगर हम पी को रिजॉल्व करते हैं तो पी का एक कंपोनेंट इस डायरेक्शन में जो आता है वो आता पी कॉस थीटा। कैसे कहते थे, पी वेक्टर है ना, तो पी वेक्टर का मॉड कॉस थीटा इस डायरेक्शन में आता और पी वेक्टर का मॉड साइन थीटा इस डायरेक्शन। ठीक है, इस डायरेक्शन में आता। उस केस में ये जो आर वेक्टर का मॉड है ना, ये खुद ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बन जाती। ठीक है, यहाँ पे आर वेक्टर का मॉड परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं है क्योंकि पी को हम इस डायरेक्शन में मान रहे हैं, लेकिन जब हम पी को खुद रिजॉल्व करे ले रहे हैं, ठीक है, तो क्या आ रहा है, मॉड पी साइन थीटा जो आ रहा है, उस केस में आर परपेंडिकुलर ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनी, सॉरी आर मॉड ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस। ठीक है, तो हम ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप वेक्टर फॉर्म ना यूज करके स्केलर फॉर्म यूज कर रहे हैं तो आप एंगुलर मोमेंटम में आर और पी वो लेंगे जो एक दूसरे के जस्ट परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो फिर काम नहीं करेगा। आप चाहे जो करें, आप चाहो तो आर को रिजॉल्व कर सकते हो पी के परपेंडिकुलर, या पी को रिजॉल्व कर सकते हो आर के परपेंडिकुलर, दोनों से रिजल्ट सेम आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टॉपिक है टॉर्क। टॉर्क क्या होता है? टॉर्क की भी डेफिनेशन सेम है, मोमेंट ऑफ लीनियर मोमेंटम की जगह मोमेंट ऑफ फोर्स और टॉर्क। टॉर्क क्या है? फोर्स का मोमेंट, ठीक है ना। इसको दूसरी भाषा में जनरल लैंग्वेज में लोग कह देते हैं टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। टॉर्क क्या है? फोर्स का टर्निंग इफेक्ट। ठीक है, टॉ वेक्टर जो होता है उसका फॉर्मूला होता है, क्योंकि ये मोमेंट है ना, यानी मोमेंट जब ये है तो क्रॉस प्रोडक्ट करना है आर से, तो ये आर क्रॉस एफ है। ठीक है, और इसको भी पीछे बिल्कुल जैसा मैंने बताया बिल्कुल वैसे ही कर सकते हैं। मान लेते हैं एफ इस डायरेक्शन में है, ठीक है, और इस पॉइंट ओ से अगर आप देख रहे हैं तो ये एज अ आर वेक्टर काम करेगा और आर क्रॉस एफ ही हमारा टॉर्क हो जाएगा। और मान लेते हैं आर और एफ के बीच में एंगल थीटा है। ठीक है, को जब स्केलर फॉर्म में यूज करेंगे कभी भी
स्केलर फॉर्म में जब भी यूज करेंगे इस फॉर्म में टाउ इक्वल टू आर परपेंडिकुलर इंटू एफ यूज करेंगे, into F. या फिर आप ये कह सकते हो कि टाउ इक्वल टू आर इंटू एफ परपेंडिकुलर, चाहे आप फोर्स को रिजॉल्व कर लो और चाहे आप आर को रिजॉल्व, ठीक है, ठीक। तो उससे रिजल्ट सेम आएगा। तो ये टॉर्क है। अच्छा, टॉर्क हुआ, एंगुलर मोमेंटम हुआ, ये दोनों क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहे हैं। क्रॉस प्रोडक्ट से डायरेक्शन निकालने के लिए सिंपल सा राइट हैंड ग्रेव रूल है। राइट हैंड ग्रेव रूल क्या कहता है? ग्रेव रूल ये कहता है कि देखो ए क्रॉस बी में ए की डायरेक्शन में उंगलियों को करो और जिस डायरेक्शन में बी है उस डायरेक्शन में इसको कर्ल करो। तो जैसे आर क्रॉस एफ में देखो आर किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में, और एफ किस डायरेक्शन में, पीछे की डायरेक्शन में। अब इस डायरेक्शन में तो उंगलियां कर्ल नहीं हो सकते, तो अगर हम ऐसे नहीं ले हाथ को अपने, तो आर इस डायरेक्शन में है, एफ इस डायरेक्शन में, तो आर को जब एफ से क्रॉस करेंगे तो टॉर्क अंदर की ओर आएगा, इनवर्ड, ठीक है। तो टॉर्क एक वेक्टर क्वांटिटी है और इसका क्योंकि ये क्रॉस प्रोडक्ट से आ रहा है तो क्रॉस प्रोडक्ट की डायरेक्शन बताने के लिए हम राइट हैंड ग्रैब रूल यूज, ये यूनिवर्सल रूल है, हर जगह लग जाता है। ए फिर जिधर की ओर बी है उधर की ओर उंगलियों को क्रॉस करना है, तो जैसे ए इधर है और बी उधर है तो ए क्रॉस बी, यानी तो ए क्रॉस बी आएगा ऊपर की ओर आएगा, और अगर ए इधर है और बी पीछे है तो ऐसे कर लेंगे। क्लियर है? राइट हैंड ग्रैब रूल से डायरेक्शन बता सकते हैं। और ये एक्सियल वेक्टर है, जैसे एंगुलर मोमेंटम एक और एक्सिस के टॉर्क ये दोनों एक्सियल वेक्टर है, ये एक्सिस के अबाउट ऊपर, ठीक है। हाँ, एक चीज और है, क्योंकि ये एक्सियल वेक्टर है तो ये वेक्टर, लेकिन जब हम स्केलर में कैलकुलेशन कर रहे होते हैं, ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एंटी क्लॉकवाइज वेक्टर टॉर्क को पॉजिटिव मान लेते हैं और क्लॉकवाइज टॉर्क को निगेटिव मान लेते हैं। एक्चुअल में होता ये है कि हम ऐसा मान लेते हैं, ऐसा होता है कि एक टॉर्क एक्सियली ऊपर की ओर लग रहा होता है और दूसरा टॉर्क एक्सियली नीचे की ओर लग रहा होता है, तो ये जस्ट अपोजिट है। जो जस्ट अपोजिट वेक्टर्स हैं उनको अगर हम चाहें तो प्लस और माइनस से सॉल्व कर सकते हैं। जब दो ही वेक्टर हैं, दो ही डायरेक्शन है, एक और दोनों एक दूसरे के अपोजिट है, तो किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लो और दूसरे को नेगेटिव मान लो, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करते हैं कि जब हम स्केलर फॉर्म, टॉर्क है वेक्टर क्वांटिटी, तो हमको इसको सॉल्व वेक्टर के ही थ्रो करना चाहिए, लेकिन हम क्या करते हैं स्केलर फॉर्म में जब सॉल्व कर रहे होते हैं और हम ये जानते रहते हैं कि सिर्फ दो ही डायरेक्शन पॉसिबल हैं, या तो ये या तो ये, तो उस डायरेक्शन में टॉर्क को हम एंटी क्लॉकवाइज को पॉजिटिव और क्लॉकवाइज को नेगेटिव लेके सॉल्व करते हैं, तब भी रिजल्ट सेम आता है, उसमें कोई कमी नहीं आती है, कोई चेंज नहीं आता है। आगे बढ़ते हैं, तो हमको रिलेशन निकालना है टॉर्क और एंगुलर मोमेंट, ठीक है। J इक्वल टू आर क्रॉस पी होता है, ये तो क्लियर है, ठीक है। अब अगर हम इसको टाइम के रिस्पेक्ट डिफरेंशिएट करते हैं, dj बाई dt इक्वल क्या हो जाएगा, आर क्रॉस dp बाई dt, प्लस कि यहाँ पे आर और पी के बीच में क्रॉस प्रोडक्ट है, तो हम क्रॉस प्रोडक्ट की हम प्रोडक्ट रूल लगा के डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, आर को रोक रहे हैं, पी का डिफरेंशिएशन बीच में प्लस, फिर पी को रोक रहे हैं आर का, लेकिन ऑर्डर चेंज नहीं कर सकते क्रॉस प्रोडक्ट में, इसलिए डी आर बाई डी टी पहले लिख रहे हैं, पी बाद में लिख रहे हैं, ठीक है। अब देखो डी आर बाई डी टी क्या हो जाएगा, वेलोसिटी हो जाएगा, और पी वेक्टर भी तो मास इनटू वेलोसिटी होता है, और हमने क्या पढ़ा है किसी वेक्टर का अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, किसी वेक्टर का अपने आप से ही क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो होता है, ठीक है। यानी कि ये पार्ट क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, क्योंकि मास डीजे कांस्टेंट बाई डी टी आएगा, वो आएगा टॉर्क के बराबर, या इसी को हम लोग शॉर्ट में एक्सटर्नल टॉर्क भी कह सकते हैं, ठीक है ना। हाँ, तो डीजे बाई डी टी किसके बराबर है, एक्सटर्नल टॉर्क के बराबर है। अब यहीं पे वो कंडीशन बन जाती है क्या, कि अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए तो डीजे बाई डी टी क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, जब डीजे बाई डी टी जीरो हो जाएगा यानी जे कांस्टेंट हो जाएगा, इसको हम क्या कहते हैं, कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंट, ठीक है। देखो में हम कर देते हैं, तो कंजर्वेशन अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो जाए, ठीक है, तो डीजे बाई डी टी जीरो हो जाएगा, इसमें जे जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, इसी को हम कहते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। मोमेंटम। जैसे लीनियर मोमेंटम का कंजर्वेशन फॉलो होता है, ये लीनियर मोमेंटम का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम क्या कहता है, इफ एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन इट्स टोटल मोमेंटम इज कंजर्व्ड, ठीक है। वैसे ही लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम कहता है कि इफ एक्सटर्नल टॉर्क एक्टिंग ऑन ए बॉडी इज जीरो देन इट्स एंगुलर मोमेंटम इज कंजर्व्ड, जे कंजर्व्ड, ठीक है ना। इस पे कई सारे न्यूमेरिकल आते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम पे,
इसके कई सारे एग्जाम्पल्स समझ लेते हैं। जैसे स्विमर जब डाइव करता है, तो स्विमर डाइव करता है तो क्या करता है, पहले अपनी बॉडी को डाइव करते समय बिल्कुल स्ट्रेच रखता है, तो बहुत धीरे जा रहा होता है, और क्या करता है, बॉडी को अपनी कॉन्ट्रैक्ट कर लेता है, सिकोड़ लेता है, ठीक है। जब उसका साइज कम कर लेता है तो उसका एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो जैसे ही वो अपने आप को सिकोड़ लेता है, फिर वो क्या करता है, बहुत तेजी से टर्न लेने लेता है, ठीक है ना। तो एक ये एग्जाम्पल है। एक एग्जाम्पल देखा होगा कि एक डिस्क पे कोई आदमी बैठा हुआ है और उसने हाथ में 2 डंबल ले रखे हैं, है ना, बारी बारी, ठीक है। और ये डिस्क रिवॉल्व कर रही, तो जब ये डिस्क रिवॉल्व करती है तो धीरे धीरे रिवॉल्व करती है। जब ये आदमी अपने हाथों को अंदर सिकोड़ लेता है, ठीक है, हाथों को अंदर कम कर लेता है, तो क्या होता है कि इसकी स्पीड बढ़ जाती है, एंगुलर स्पीड। तो एंगुलर स्पीड इसलिए बढ़ जाती है क्योंकि अभी हम आगे देखेंगे कि जो हमारा एंगुलर मोमेंटम है वो मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। जब हमारा मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, जब ये हाथों को सिकोड़ लेता है तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाता है, लेकिन जे को कांस्टेंट रहना है, इसीलिए एंगुलर स्पीड बढ़ जाता है, ठीक है। तो इस तरीके से कई सारे, और इसका जो न्यूमेरिकल आता है वो सबसे ज्यादा फेमस न्यूमेरिकल यही है कि अगर अर्थ अचानक से अपनी रेडियस की आधी हो जाए कॉन्ट्रैक्ट होके, या अगर अर्थ कॉन्ट्रैक्ट होके उसकी रेडियस 1/4 हो जाए, तो उसमें एक दिन कितने घंटों के बराबर हो जाए, ठीक है। क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगी तो उसका जो साइज होगा वो कम हो जाएगा, ठीक है, उसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कम हो जाएगा, आर कम होने, ठीक है। तो उसके टाइम पीरियड में फर्क आ जाएगा क्योंकि उसकी एंगुलर स्पीड बढ़ जाएगी, ठीक है। तो इसका इनर्शिया से रिलेशन भी देख लेते हैं। अभी हमको एंगुलर मोमेंटम और लीनियर मोमेंटम में एक रिलेशन निकालना है। मान लेते हैं कि ये रिजिड बॉडी है और ये रिजिड बॉडी रोटेट कर रही है एंगुलर स्पीड। जब ये रिजिड बॉडी रोटेट करेगी तो इसके जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं, जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल है, सर्कुलर मोशन करेंगे ना, सारे पार्टिकल क्या करेंगे, सर्कुलर मोशन करेंगे। अब जब ये सर्कुलर मोशन करेंगे तो इसकी जो वेलोसिटी होगी वी आई, वो इसकी रेडियस के परपेंडिकुलर ही होगी ना। सर्कुलर मोशन में क्या होता है, सर्कुलर मोशन में सेंटर से जो डिस्टेंस होती है, तो ये जो आर होता है और वेलोसिटी वी होती है, देखिए परपेंडिकुलर होते हैं। तो अगर हम इस ith पार्टिकल के लिए, इसका मास एम आई है, इस ith पार्टिकल के लिए एंगुलर मोमेंटम निकालें जे आई, तो क्या होगा आर आई एम आई डी आई। एम आई वी आई इसका मोमेंटम हो गया, आर आई इसकी डिस्टेंस हो गई। यहाँ हम वेक्टर फॉर्म इसलिए नहीं यूज कर रहे क्योंकि सीधे सीधे आर आई जो है वो इसके मोमेंटम से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही है, ठीक है। तो वेक्टर फॉर्म यूज करने को यही हो जाएगा आर आई एम आई। अच्छा, वी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, जो वी आई है वी इक्वल टू आर ओमेगा होता था सर्कुलर मोशन में, याद है हम लोग, वी आई की जगह हम आर आई ओमेगा, तो वी आई की जगह हम क्या लिख सकते हैं, आर आई और ओमेगा। अच्छा, एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा के ऊपर आई लगाना चाहिए या नहीं, तो ध्यान से देखते हैं। देखो मान लेते हैं एक लाइन है, इस पे कई सारे पार्टिकल्स हैं, तो जब ये पूरी लाइन रोटेट करके यहाँ आएगी तो सारे पार्टिकल्स यहाँ आ जाएंगे। तो क्या भले ही हर पार्टिकल ने ये जो डिस्टेंस है, देखो इस पार्टिकल ने ये डिस्टेंस ट्रेवल के लिए, इसने ज्यादा की, इसने ज्यादा की, और इस वाले ने और ज्यादा की, ठीक है, लेकिन थीटा सब में बराबर। हाँ, लेकिन थीटा सब में सेम है। तो सेम टाइम में एंगुलर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए सेम है, भले ही उसके लिए लीनियर डिस्प्लेसमेंट सबके लिए अलग है। यानी हर जब कोई बॉडी रिवॉल्व करेगी, कोई रिजिड बॉडी, तो उसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं उनके लिए, सबके लिए ओमेगा और अल्फा किसी इंस्टेंट सेम होगा। क्यों, क्योंकि ये दोनों चीजें एंगुलर डिस्प्लेसमेंट पे डिपेंड करती हैं और वो सबके लिए सेम है। तो ओमेगा पे यहाँ कोई आई नहीं होना चाहिए, आई जो आएगा हमारा वो आ जाएगा एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ठीक है। तो जो टोटल मोमेंटम होगा जे, वो इन सारे मोमेंटम्स का समेशन हो जाएगा, जे हो जाएगा समेशन ऑफ एम आई आर आई स्क्वायर ओमेगा, ये हो जाएगा, ओमेगा बाहर आ जाएगा, उस पर तो समेशन है नहीं, और सिग्मा आई एम आर आई स्क्वायर जो है वो आई हो जाएगा, ये इक्वल टू आई ओमेगा फॉर्मूला बन, ठीक है। सिमिलर वे में टॉर्क का फॉर्मूला हम निकाल सकते हैं। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, देखो टॉर्क के फॉर्मूले में यहाँ होगा आर इंटू एम ए आएगा ना, फिर ए की जगह हम लिखेंगे आर, भाई आर ओमेगा स्क्वायर लिखेंगे ना, भाई यहाँ एक्सप्रेशन आएगा, टेंजेंशियल एक्सप्रेशन की जगह यहाँ पे एक्सप्रेशन आएगा, फिर एक्सप्रेशन के लिए जगह लिखेंगे हम आर अल्फा,
आर रेडियस डिस्टेंस होगी और अल्फा एंगुलर एक्सेलरेशन, ठीक है। तो ये सब सॉल्व करके टॉर्क के लिए फॉर्मूला बनेगा आई अल्फा, क्लियर है। अच्छा इसी से ये बना भी सकते हैं, देखो टॉर्क क्या होता है डीजे बाई डी टी, तो जब हम डिफरेंशिएट करेंगे डीजे बाई डी टी तो आई तो कांस्टेंट ही रहेगा ना, तो आई बाहर हो जाएगा और डी ओमेगा बाई डी टी क्या हो जाएगा अल्फा हो जाएगा। तो हम ऐसे भी देख सकते हैं कि टॉर्क जो होता है वो डीजे बाई डी टी ही होता है, ठीक है। इस तरीके से भी हम एक कैलकुलेशन कर सकते हैं। ओके फिर आज यहीं तक करते हैं, नेक्स्ट वन पे इसके आगे इसको बात वेक्टर करेंगे। अमन इसको वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं क्या? इसको हाँ, इसको एक्चुअल में वेक्टर फॉर्म में क्यों नहीं लिख रहे, इसके पीछे रीजन है। हाँ वो आई 90 डिग्री इनर्शिया टेंसर है ना, आई जो है इनर्शिया टेंसर है, तो क्योंकि ये टेंसर क्वांटिटी है ना, तो इसलिए हम इसको वेक्टर फॉर्म में नहीं लिख रहे। नेक्स्ट टर्न पे हम यही करेंगे, पहले हम इनर्शिया टेंसर क्या है ये बता देंगे और फिर इसको वेक्टर फॉर्म में टेंसर को लेके कैसे लिख सकते हैं वो नेक्स्ट टर्न पे हम बताएंगे। इसलिए हम यहीं पे इसको रोक रहे हैं ताकि हम टेंसर के बारे में